थोड़ा देखिएगा तो कभी छूट जाएगा तो ऐसे सिर्फ इसी को मत देखते रह जाइएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ओके, पैरामैग्नेटिक का क्या कैरेक्टर था? ओके, कुछ क्वेश्चन भी दिए थे क्या आप लोग को? कुछ क्वेश्चन दिया गया था? नहीं दिया गया था। हम लोग का टॉपिक है, अब ध्यान से देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बैच है डीबी। लेक्चर नंबर कितना है? 6th है या 5th है? 6th है। डू इट फास्ट। मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर। अब मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर वही बता पाएंगे जिनको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने आएगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिनको लिखने आएगा आयंस का, वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, राइट? How many number of unpaired electron in Fe plus? Very good. Fe2 plus 4. Fe3 plus again 5, right? तो मैग्नेटिक मोमेंट Fe प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालेंगे तब मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला तो पता है ना? क्या था? √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, राइट? तो इसका कितना हो जाएगा? 5.9 तो बोल ही सकते हैं। इसका कितना? 5.93 या 92 के आसपास है इसका। 4.9 लिख दीजिए। इसका कितना? 5.93 आसपास बोर मैग्नेटॉन। तो अगर मोटा मोटी पैरामैग्नेटिक का ऑर्डर बोला जाए, पैरामैग्नेटिक का, राइट, तो क्या ऑर्डर रहेगा सर? Fe प्लस ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? Fe3 प्लस आर ग्रेटर देन Fe2 प्लस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ये डायरेक्ट आ जाएगा भाई, 4 मार्क्स इसी का है, ठीक है? और इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर इस टाइप का चीज़ों का, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिसंबर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करूँगा, दिसंबर लास्ट में, ठीक है? तो अगर इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट अगर मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा तो आप तो लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, ये पता है कि नहीं किस टाइप का क्वेश्चन आता है या नहीं आता है? क्वेश्चन बैंक नीट वाला देखिएगा जाके, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक तो ले लिया है ना, तो उसमें देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक सेक्शन ही होगा क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग देखे हैं? जी, अब इतना भी नहीं पता है तो कैसे पढ़ाऊंगा? क्वेश्चन बैंक ऑफिस में आ गया है, कुछ तो लिए होंगे कोई लोग। एक बार ऑफिस में पता कीजिए, ठीक है? बिना क्वेश्चन बैंक का आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लिए हैं तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक नेक्स्ट क्लास में लेकर आइएगा। है लाइए तो। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते तो कुछ। भगवान,
दिस इज नॉट क्वेश्चन बैंक भाई, दिस इज कैटलिस्ट असाइनमेंट राइट। इसका मतलब है कि या तो सर मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ या आप लोग नहीं समझ रहे हो। अच्छा नहीं आया है तो मैं, अच्छा दिवाली के बाद बोले हैं, एक काम करते हैं, मैं इसका लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहीं से न कहीं से इंतज़ाम करके मंगवा देता हूँ ऑफिस में, यहाँ से कलेक्ट कीजिएगा, मतलब वो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। चलिए Mn4 प्लस Cr2 प्लस Na2 प्लस एंड Zn2 प्लस, इन सब का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर चाहिए। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं? एक Mn4 प्लस Cr2 प्लस Na2 प्लस Zn2 प्लस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना आया है एवरीवन? Mn4 प्लस का मैग्नीज का न्यूट्रल में रहता है 4s2 3d5, इज इट राइट? 4 आउट करना है तो 2 तो 4s से चला जाएगा और 2 जाएगा 3d से, तो बचेगा कितना अनपेयर्ड? 3 ना, वेरी गुड। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिकल न्यूट्रल का है 4s1 3d5, एग्री? तो 4s1 3d5 में से 2 चला जाएगा, कहाँ कहाँ से जाएगा वो भी मेरे रिकॉल कीजिए। तो एक जाएगा 4s से और एक जाएगा, ये समझ रहे हैं ना, 3d4 रहेगा, 4s0 3d4 हो जाएगा राइट। Na निकल का न्यूट्रल में 4s2 3d8 राइट, तो 4s2 3d8 में से 2 जाएगा 4s से, बाकी 3d8, तो 3d8 मतलब इसका मतलब एक एक पहले भरेंगे, 5 हो गया, फिर पेयरिंग करेंगे तो 2 अनपेयर्ड रहेगा राइट। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आउट कर देंगे तो 4s से जाएगा, तो मेरे पास इसमें n पढ़ के बचेगा कितना? 2, इसमें 0। तो ये तो पैरामीट्रिक था ही नहीं, लेकिन आपका ऑर्डर पूछा गया है तो ऑर्डर क्या रहेगा? Cr2 प्लस गेट एन, बोलिए Na2 प्लस। क्या एक क्वेश्चन अगर आएगा नीट में तो बन जाएगा, और इसका वैल्यू अगर मैग्नेटिक मोमेंट का निकालने के लिए पूछा जाएगा तो क्या बोले? नहीं 3 पॉइंट समथिंग तो लिखेंगे, लेकिन वहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है? वहाँ पे एक्चुअल में इसको फाइंड आउट कर लेंगे, √15 का 3 पॉइंट जो भी रहेगा। देखिए वो तो ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 3 पॉइंट वाला जनरल लक खराब रहेगा तो दूसरी बात है, मतलब उनका पर्पस ही रहेगा कैलकुलेट करवा देना, तब 3.5 दे देंगे, 3.8 दे देंगे, वो अलग बात है। बट एक्चुअल में 3, अगर ऑप्शन में 3 पॉइंट का है तो वही रहेगा, और कोई उपाय है नहीं। ये सबसे इंटरेस्टिंग इस सेक्शन का है, क्या है पता है स्टूडेंट? क्या है? 2 का 2 के साथ निकल कर 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 2 के सा
हाँ, निकल का 2 ही होना चाहिए। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। आर्गन तक पहुँच गए, आर्गन पहुँचने का मतलब 18 पहुँच गए, राइट। उसको 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आउट होगा, एस से, तो 4s 0 हो गया, 3d8 का 3d8 रह गया। और 3d8 ये तो एकदम 2 सेकेंड का बात है, इतना फास्ट आपको होना पड़ेगा। इस सेक्शन का खासियत ये है, 2-3 ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत आसान है, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत फेवरेट है। हार्बडाइजेशन फ्री में मार्क्स, एमओटी भाई मैं अगर आपको बिना समझे हुए अगर 10 मिनट अभी पढ़ा दूँ आज क्लास में, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब मैं बोलूँगा दिमाग मत लगाइएगा, बट ट्रिक पूरा पढ़ा देंगे और 10 मिनट में के बाद आपसे क्वेश्चन 200% गारंटी नहीं छूटेगा। तो लेकिन उसके लिए एक बार समझेंगे भी, अगर कहीं थोड़ा सा घुमा दिया तो ऑब्वियसली वहाँ से देखना पड़ेगा, राइट। एमओटी हो गया। हाँ, एच बॉन्डिंग से क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, बट एच बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन आएगा, आता है नहीं आता है। बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से आंसर दीजिएगा, राइट। वान डेर वाल फोर्स ऐसे नहीं आता है, प्योर एच बॉन्डिंग, वान डेर वाल फोर्स अट्रैक्शन और एच बॉन्डिंग दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आएगा। मतलब केमिकल बॉन्डिंग बहुत वास्ट जोन हो गया, राइट। केमिकल बॉन्डिंग आप आसान चैप्टर समझ रहे हैं क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, फर्जन्स रूल्स हो गया, राइट। फिर फॉर्मल चार्ज हो गया, करेक्ट। सॉल्विटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, BSEPR थ्योरी हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गया, नाम सुने हैं, यस। उसके बाद ड्रैगो रूल हो गया, फिर डाइपोल मोमेंट हो गया, MOT हो गया, एच बॉन्डिंग हो गया, वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। इतना सारा टॉपिक है, मतलब उससे आपको पता नहीं चलेगा, बट बहुत बड़ा सेक्शन है और वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। लिखिए, ए कंपाउंड ऑफ वैनेडियम ये ऑलरेडी IIT में पूछा हुआ है। ए कंपाउंड ऑफ वैनेडियम हैज मैग्नेटिक मोमेंट, ए कंपाउंड ऑफ वैनेडियम हैज मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नाटोन, 1.73 बोर मैग्नाटोन। फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैनेडियम आयन, फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक या राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैनेडियम आयन in given compound. Find out या write down the electronic configuration of vanadium ion in given compound if only vanadium is responsible for magnetic moment in the compound. If only vanadium is responsible for magnetic moment. सारे स्टूडेंट इंडिविजुअल इस क्वेश्चन को बनाइए, देखकर बनाइएगा तो कोई क्रेडिट नहीं है। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है? अब वैनेडियम का एटॉमिक नंबर मत पूछिएगा, 1 से 30 तक तो रटने के लिए बोले थे, राइट। 23 ऐसा होता है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि ओनली वैनेडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब वैनेडियम कंपाउंड है तो उसको छोड़कर और भी तो कुछ रहा होगा, बट बाकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब वैनेडियम में सिर्फ अनपेयर्ड है, बस इतना हिंट काफ़ी है। बहुत पजल मत कीजिए, आराम से बनाइए। इस क्वेश्चन में आप 2 मिनट टाइम लीजिए एक्स्ट्रा।
सॉल्व कर लिए? बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। और जो आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सही है तो आपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। ऐसा नहीं बाकी लोग बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। किनका आंसर है ये? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है? 3D। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि आपको प्रीवियस लेक्चर फॉलो करना चाहिए अच्छे से। भाई जेई क्वेश्चन पूछता है आईआईटी, एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, राइट? दिस द क्वालिटी ऑफ आईआईटी क्वेश्चन। बहुत कमाल का क्वेश्चन आता है, पता है कि नहीं? देखिए, जिनका 4S03D1 है उनका करेक्ट आंसर है। किनका किनका 4S03D1 है? नहीं आया? हाँ चलिए, तो वो मेरी तरफ से आज 4 मार्क्स होता है, 5 मार्क्स ले लीजिए। टुडे आई एम फीलिंग गुड। 2-3 दिन से बहुत हालत ख़राब था। कल रेस्ट लिया, अच्छा लगा। लेकिन कल रेस्ट किया, बट पेपर बहुत सारा सेट किया और प्लानिंग होते रहा। इतना तो क्लियर है ना कि मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए सिर्फ वैनेडियम रिस्पॉन्सिबल है, तो वैनेडियम में सिर्फ अनपेयर्ड रहेगा। अब भाई मैग्नेटिक मूवमेंट है कितना? तो यहाँ तक किसी को तकलीफ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बताए थे ना शॉर्टकट के लिए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? और उसके लिए सिर्फ वैनेडियम रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब वैनेडियम में ही अनपेयर्ड 1 होगा। तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या लिखेंगे उसका? तो यहाँ तक आ गए। आर्गन का मतलब कहाँ पहुँच गए? 18। और उसके बाद यस 4s2 3d3। अब जिनको इस बात का नॉलेज नहीं रहेगा कि इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका अलग होता है लेकिन रिमूव करने का तरीका अलग है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, क्या कमाल करेंगे। अगर ये बात हम लोग नहीं जानते रहते तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आउट कर देते और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 4s2 3d1। 4s2 जैसे एक स्टूडेंट ऑनलाइन में आंसर दे रहे थे 4s2 3d1, तो जो 4s2 3d1 आंसर दे रहे थे वो मेरे तरफ से -3 मार्क्स आज ले लीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। नहीं पढ़ाते तब अगर मिस्टेक होता तो कोई बात नहीं है, राइट? अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आउट करना रहेगा तो सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे या यहाँ से आउट करेंगे? यहाँ से करेंगे और 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहले आप 1 इलेक्ट्रॉन आउट कीजिएगा, कोशिश किए। 1 इलेक्ट्रॉन आउट करने के बाद यहाँ पे 1 अनपेयर्ड हो गया, यहाँ पे 3, 4 हो गया ना। क्या इसके साथ मैच करेगा? नहीं करेगा। फिर से ट्राई करेंगे यहाँ से या यहाँ से ही? यहाँ से ही। तो 2 इलेक्ट्रॉन आउट कर दिए, तब भी तो 3 अनपेयर्ड। फिर से एक, अब यहाँ से आउट करना स्टार्ट करेंगे, कितना? 2 अनपेयर्ड। फिर एक और आउट करेंगे, तब जाकर 1 अनपेयर्ड। हाँ, लेकिन सब कुछ आ गया ना, मतलब इसमें नहीं आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना आता है या नहीं आता है। आप हम लोग बना लिए इसलिए इजी था, ऑल ऑफ सडन मिल जाता, राइट? आए नहीं लिखा बोला रहता हु इज रिस्पॉन्सिबल, या इसमें क्वाड्रेटिक कोई सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकालने के लिए अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तब भी तो टाइम टेकन हो गया। एक क्वेश्चन डिजर्व करता है 20-30 सेकंड, राइट? दैट्स वाई मेरे अकॉर्ड प्लस इसमें ये भी तो पूछ लिया जाएगा, इसमें मुझे रिडॉक्स भी इन्वॉल्व कर देना है। देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वैनेडियम इन गिवन कंपाउंड? तो 4 इलेक्ट्रॉन आउट कर दिए तो V4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आउट होना पड़ेगा। इज इट राइट? सबको समझ में आ गया एवरीवन? चलिए
तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जानते हैं स्टूडेंट, अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाएगा ना तो नीट का एग्ज़ाम बहुत आसान क्वेश्चन आता है। अगर सब्जेक्ट का सही लेवल में आप लेवल ले लिए तो टफ नहीं रहता है, स्पीड मैटर करता है उसमें सिर्फ। चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन बनाइए। अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। फास्टली लिखिएगा। यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। चलिए फास्ट। भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एम और एस देखने का रिक्वायरमेंट है क्या? या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ओनली वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। तो एन प्लस एल का वैल्यू निकालिए, कितना 4 ना, ए का, बी का कितना आएगा 4, सी का कितना आएगा 5 और डी का कितना आएगा 3। तो ये तो क्लियर है कि सी सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद अब इसमें ए, उसके बाद बी और उसके बाद डी। अब देखिए एक्चुअल में आप यकीन नहीं करेंगे, 2010 से 12 के बीच में क्वेश्चन था जिसमें ए ऑर्डर है ना, इसी को कोई स्टूडेंट ऐसे भी तो लिख सकता है। सेंस तो सेम है, सेम है, अलग सेंस है, सेम सेंस है सर, सेंस सेम है राइट, बट ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरे क्या हो गया, तो ये दो ऑप्शन में ए दिया हुआ था, ए भी दिया हुआ था, ए भी दिया हुआ था, और क्वेश्चन में था डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे थे राइट, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनको मतलब आपको फंसा देना है सेंटेंस से। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो अगर डिक्रीजिंग बोला गया था डिक्रीजिंग ही देखिएगा। लेकिन जल्दीबाजी में होता क्या है कि आपने आंसर निकाला रफली दिमाग में, अच्छा ये मैच कर गया, ये टिक लगा कर आ गए। अब उस बाद जब आंसर्स की मिलाइएगा तब अफसोस आएगा, ये हो गया सिली मिस्टेक, मतलब जानते हुए मार्क्स नहीं आया राइट। तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, जो सेंटेंस था उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए राइट। ओके, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस में विच वन इज मोर स्टेबल? एंड भाई लिखिए Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस। ये रहेगा 4s2 3d6, इज इट राइट?
और Fe3 प्लस 4 सॉरी 4s0 ना, 4s0 मुझे लगता है कि ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। वाई? हाफ फिल एंड फुल फिल, हाफ फिल एंड मोर, लिख लीजिएगा, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। डाई मैग्नेटिक का क्या डिफिनेशन था? डिफिनेशन लिखवाए थे? हाँ, नहीं, डाई मैग्नेटिक था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी 0, इज इट राइट? अब लिखिए, एक कॉन्सेप्ट लिखे तो, देखिए स्टूडेंट, ये जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा सॉल्ट के लिए, ध्यान सुनिएगा। किसके लिए? सॉल्ट के लिए। इसको MOT में दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है? सॉल्ट में क्या रहेगा, मान लेते हैं कि मैंने कोई एक सॉल्ट लिया लाइक NaCl, तो इसमें NaCl में कटायन भी रहेगा और अनायन भी रहेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, करेक्ट है ना? तो किसी सॉल्ट का, खास करके सॉल्ट के लिए, दूसरे कोवैलेंट कंपाउंड के लिए भी मैं बता दूंगा ट्रिक, ठीक है? स्पेशली फॉर सॉल्ट के लिए अगर आपको पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेक करना रहेगा तो कटायन का अलग देखिएगा और अनायन का अलग दिखिएगा। इसका अलग? यस, इसका मतलब सॉल्ट के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। और सॉल्ट में अब ये नहीं पूछना है सर कटायन अनायन कैसे ब्रेक करेंगे, तो कटायन का अलग, अब अनायन का अलग देखिएगा, करेक्ट? तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें मोर देन वन डिफरेंट एलिमेंट है लाइक कटायन और अनायन, तो एक कॉम्बिनेशन बताइए तो, P प्लस P इक्वल टू पैरामैग्नेटिक प्लस पैरामैग्नेटिक। टू मच, टू मतलब दो बोलना चाह रहे हैं या टू मच बोलना चाह रहे हैं? P प्लस P मतलब बड़ा P, पैरामैग्नेटिक प्लस पैरामैग्नेटिक इक्वल टू ज़्यादा पैरामीटर, ऐसे बोलिए। पैरामीटर बोल रहे हैं, इसका मतलब नंबर मान लेते हैं ए पार्टनर पैरामैग्नेटिक है 2 अनपेयर्ड, ए पार्टनर पैरामैग्नेटिक है 3 अनपेयर्ड, तो सब मिलाकर कितना अनपेयर्ड? तब ऐसे बोलना पड़ेगा ना, या 2 पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब P प्लस P का मतलब बड़ा P, मोर पैरामैग्नेटिक, राइट? P प्लस D इक्वल टू एक मिनट, एक कमाल का बैच है, देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। पैरामैग्नेटिक प्लस, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग सोच रहे हैं माइनस इंटू माइनस इक्वल टू सर प्लस, एक होता ना बचपन में हम लोग पढ़ते थे, अब प्लस इंटू माइनस इक्वल टू सर माइनस, वो मत कीजिएगा। पैरामैग्नेटिक प्लस डायमैग्नेटिक मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड, कुछ तो अनपेयर्ड रहेगा, बोलिए कुछ जो आपकी मर्जी है, 10 मत बोल दीजिएगा। 2 अब प्लस 0, 2 प्लस 0 इक्वल टू व्हाट? देन तो ओवरऑल तो रहेगा, ओवरऑल तो अनपेयर्ड रहेगा ना, ओवरऑल रहेगा या नहीं रहेगा? देन मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि कोई सॉल्ट है, उसका वन ऑफ द पार्टनर अगर पैरामैग्नेटिक है, दूसरा डायमैग्नेटिक है, तो ओवरऑल क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा, करेक्ट? इसलिए P प्लस, क्यों? क्योंकि सर अनपेयर्ड यहाँ पे है, तो अनपेयर्ड यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड प्लस 0 इक्वल टू व्हाट? अनपेयर्ड बचा रहेगा। अब D प्लस D, तब बड़ा D नहीं भाई, सिर्फ D। 0 प्लस 0 इक्वल टू बड़ा 0 बोलिएगा,
देखते हैं कितना कमाल का बैच है। डाउन नहीं दे रहा हूँ बट एक्चुअली बता रहा हूँ। यहाँ पे बात बनता था 2 + 3 = 5, इसलिए मैंने बड़ा पे बोला। यहाँ पे क्या बोलेगा 0 + 0 = बड़ा 0, 0 + 0 = 0, राइट। बोलने के कुछ बोलेंगे तो वहाँ पे कल के डेट में आप टीचर बन गए तो कैसे क्लास में माहौल बनाइएगा। और गुवाहाटी में टीचर बन गए तो बहुत रिस्की है, पता है कि नहीं? क्यों? बाहर से नहीं, यहाँ पे डेमो क्लास चलता है। 11-12 का खास करके आपको 2 दिन में अपना कैलिबर दिखा देना है, आप किस पोटेंशियल का टीचर हैं। ड्रॉपर का नहीं, 2 दिन अगर आपने बहुत पब्लिसिटी करके या लिफलेट बांट कर व्हाटएवर 11th का 10th मतलब बिल्कुल फ्रेश वो आया है, चलता है डेमो क्लास। और क्लास में इन कीजिए, आपके हाथ में 1.5 घंटा है, 1.5 आवर, या बहुत ट्रस्ट करेगा 2 दिन, 2-3 आवर में है ना रिस्की। मतलब 2 क्लास में आपको माहौल बना देना है, कम से कम 95% कन्वर्सन कर देना है। क्या पढ़ाइएगा? पढ़ा सकते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनिक से स्टार्ट करता हूँ। नहीं आसान नहीं, कुछ अलग पढ़ाएंगे। अल्किन का फार्मूला बोलिए, उनको अल्किन का फार्मूला लिखने के लिए सिखा देते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग है। ये सब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कभी टीचर बनिएगा तो मिलिएगा। करना पड़ता है भाई, क्या कीजिएगा। नहीं पहले ऐसा रहता था, अभी उन सब चीज़ों से थोड़ा अपने आप को ऊपर कर लिया हूँ। जो होगा देखा जाएगा। क्लास में आइए, फर्स्ट क्लास से ही क्लास लेना स्टार्ट कीजिए। कितना दिन क्लास में सिर्फ डेमो लेते रहिएगा, माहौल बनाते रहिएगा। सिलेबस इज सो वास्ट। यहाँ चलिए इस पर आप कुछ एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ गया ना। NaCl ओवरऑल पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक? ये सॉल्ट है, तो इसको ब्रेक करेंगे ना, Na+ एंड इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना? 0। सोडियम नहीं है, सोडियम प्लस है, राइट। तो देखिए तो कितना होगा अनपेयर्ड? 0। और Cl-, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कौन है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सबसे पहले यहाँ जाएगा, 3p6 होगा, राइट। दैट्स वाई Cl- में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और Cl- हो क्यों रहा है? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कौन सा अचीव करना चाह रहा है, इसका मतलब इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? तो अनपेयर्ड 0 + 0, राइट। इसका मतलब ओवरऑल एक कंपाउंड क्या रहेगा? यस, एक इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, एक चीज तो समझ में आ गया। अल्कली मेटल बोलिए, अल्कली मेटल का नाम, अल्कली मेटल का नाम बोलिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम जो ग्लो कर रहा है, रेडियो एक्टिव है, राइट। तो अल्कली मेटल का कितना हाईलाइट? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम 5, अदर हो गया 4, तो सबका 5-5 बन जाएगा। तो कितना हो गया? 20 मोटा मोटी। ऑल आर डाईमैग्नेटिक, करेक्ट बोला ना? ऑल आर व्हाट? डाईमैग्नेटिक। इसका मतलब KCl कोई पूछेगा, देन व्हाट? डाईमैग्नेटिक। कोई रुबिडियम क्लोराइड पूछेगा, मतलब क्या? डाई। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये भी ध्यान से सुनिएगा। सोडियम क्लोराइड डाईमैग्नेटिक है, करेक्ट। जनरली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर जनरली कलरफुल। बोलिए मेरे साथ, मैं लिखवा दूंगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर जनरली बोल रहे हैं, ऑलवेज नहीं। MOT भी तो पढ़े होंगे पक्का आप लोग। ऑक्सीजन O2 जो हम लोग लेते हैं वो पैरामैग्नेटिक है, क्या है? बट जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें कलर नज़र आ रहा है, क्यों? जबकि है तो पैरामैग्नेटिक।
तो सर वहाँ पे कुछ है, लेकिन आपके यहाँ घर पे लगा हुआ है ना एक्वागार्ड, उसमें एक ट्यूब लगता है, नाम है ना ROUV, कौन कौन सा वी। RO मतलब तो हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, UV मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट, राइट। तो वहाँ पे एक अल्ट्रा वायलेट लाइट का ट्यूब लगा रहता है, तब देखिएगा वहाँ पे ग्रीनिश येलो नज़र आएगा। कौन सा? ग्रीनिश येलो। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन ये आपका ये भी सिलेबस का पार्ट है जो मैं बोल दिया। ऑक्सीजन पैरामेटिक है, बट पैरामेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोवाइडेड वो डीलोकलाइज हो। क्या हो? तो हो सकता है डीलोकलाइज होने के लिए विजुअल लाइट का फोटोन उतना एनर्जी नहीं दे पा रहा हो, तो अल्ट्रावायलेट लाइट में अपना कलर शो करता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला जनरली, लेकिन मोस्टली पैरामेटिक सब्सटेंस कलरफुल होता है। करेक्ट। NaCl तो डाइमेग्नेटिक है, तो जनरली जो हम लोग NaCl खाते हैं, राइट, तो कॉमन सॉल्ट, तो वो वाइट कलर का है, कलरलेस मोटा मोटी। NaCl सॉल्ट को तवा पे डाल के तलना स्टार्ट कीजिएगा, कलर थोड़ा आना स्टार्ट हो जाता है। यस, इसका मतलब है कि NaCl का जब फ्लेम टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, गोल्डन येलो कलर नज़र आता है। कैसा येलो? सर कलर कैसे हो गया? तो कलर हो सकता है, बोलिए क्यों? पहला रीजन तो है कलर होने का सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में F सेंटर का नाम सुने हैं? कलर सेंटर, राइट। तो हो सकता है गर्म कर रहे हैं तो वहाँ से क्लोरीन गैस आउट हो जाए और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाए। क्लोरीन गैस एक सॉलिड स्टेट क्वेश्चन हो गया कि NaCl फ्लेम टेस्ट में कलर शो करता है, इवन इफ इट इज डाईमैग्नेटिक ड्यू टू व्हाट, इम्प्योरिटी। तो वो वहाँ से एक कलर सेंटर क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ कर चला जाएगा, अनपेड रहेगा। या हो सकता है कि जो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वहाँ पे पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन अनपेड हो जाए। पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? अनपेड। दो पॉसिबिलिटी है। अब उसमें कौन सुटेबल रहेगा, तो इसके लिए जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है शायद सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट सही रहेगा, जो कि बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। यहाँ देखिए स्टूडेंट, FeCl2 ये पैरामेटिक या डायमेटिक? अभी तो बताए थे ट्रिक। ऐसे रिक्स मत लीजिए भाई, तब तो आप लोग सारा काम खराब करके आ जाइएगा। अभी कैसे बताए थे चेक करने के लिए? ब्रेक कीजिए, Fe2 प्लस एंड 2Cl, इसमें अनपेयर्ड है या नहीं है देखिए तो। हाउ मेनी अनपेयर्ड? 4। इसमें कितना? 0। तो भाई ये हो गया पैरामेटिक, ये हो गया क्या? पैरामेटिक प्लस डायमेटिक इक्वल टू क्या बताए थे? पैरामेटिक। देन अब ये सब क्वेश्चन अगर मिस्टेक करके आइएगा तो कोई बचाएगा आपको? और इसको कैसे भूल सकते हैं बताइए? ये तो बिल्कुल भी आप लोग को नहीं भूलना चाहिए। इट इज कॉल्ड ग्रीन विट्रॉल। नाम सुने ग्रीन विट्रॉल का? हाँ ना, कुछ नहीं भूलते हैं, मतलब नाम ही नहीं सुने ग्रीन विट्रॉल का। ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल का अगर नाम नहीं सुने हैं तब तो और भी खराब बात है। यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू ही होता है, डेनियल सेल से, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, राइट। और ग्रीन विट्रॉल FeCl2 डॉट 7H2O, व्हाइट विट्रॉल ZnCl2 डॉट 7H2O। इज इट राइट? इसका नाम क्या है? ग्रीन विट्रॉल। ऐसे चीज़ों को मत पढ़ा कीजिए कि हाँ अब आयरन पढ़ेंगे तभी इसको याद रखेंगे। जहाँ पे जैसे मैंने आज बोल दिया, अब आज के बाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ओके Fe2 प्लस का एक्वस कलर शायद सर बोलना चाह रहे हैं ग्रीन होगा, राइट। Fe2 प्लस का एक्वस कलर कैसा रहेगा? ग्रीन रहेगा। ये आज के बाद आपके मेमोरी में फिट हो जाना चाहिए, करेक्ट है ना? ये बताइए पैरामेटिक या डायमेटिक?
इसको ऐसे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं ना, इसका बाद में चेक करते हैं, पहले इसी का देख लेते हैं। दोनों में से कोई भी अगर पैरामेट्रिक हो गया, मतलब ओवरऑल पैरामेट्रिक होगा, इसमें हाउ मेनी अनपेयर्ड, 1। तो इसमें अनपेयर्ड हो या ना हो, ओवरऑल तो ये क्या हो गया, पैरामेट्रिक। क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं गया है कि पैरामेट्रिक प्लस पैरामेट्रिक डायमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में से किसी के पास भी, इसका मतलब कंपाउंड में किसी के पास भी अगर अनपेयर्ड है तो पैरामेट्रिक तो पक्का होगा। तो किसी एक में पता चल गया तो काम हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यहाँ तक ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सर यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है, जहाँ पे जो आप सॉल्ट दे रहे हैं जिसको वी कैन ब्रेक इनटू कैटायंस एंड आनायंस, राइट। लेकिन सो मेनी कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड जिसको हम लोग कैटायन एनायन में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इज इट राइट। सॉल्ट को कर सकते हैं, बट जो प्योर कोवैलेंट, जिसमें प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है ही नहीं, तो उसको तो आयन में नहीं सोच सकते हैं। तो उसको कैसे चेक करेंगे, लिखिए एक लाइन नोट करके। फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, फॉर कोवैलेंट कंपाउंड if total number of valence electron are odd, if total number of valence electron are odd, then it must be paramagnetic, then it must be paramagnetic। अब एक मिनट लॉजिक लगाइए, तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला कि इफ़ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सिर्फ एक एलिमेंट का या सारे एलिमेंट का मिलाकर, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलिए मेरे साथ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ऑड रहेगा, और नेचुरली एक बॉन्ड बनाने में, वन कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च करते हैं, 2। मान लेते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 है, राइट। और आप मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, नहीं सर मैक्सिमम बन जाएगा, लेट अस सपोज, तो मैक्सिमम कितना बनाइएगा, 8.5 8.5 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो सर मैक्सिमम तो 8 बनाएंगे, एक तो बेचारा बचा रह जाएगा। लॉजिक क्या हुआ, इसी लॉजिक पे मैंने ये बात बोला, ट्रिक था ये, राइट। इफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर व्हाट, ऑड, तो डैम श्योर एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड बचेगा ही बचेगा। ऐसा तो नहीं, अभी नहीं कि सर बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 भी होता है, वो होता है एमओटी में, उसको देख लेंगे बाद में। बट इन जनरल जहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड रहेगा और जहाँ पे एमओ2 भी फेल कर गया है, एमओटी कितना इलेक्ट्रॉन तक पढ़ना है, 20 इलेक्ट्रॉन तक। सिर्फ आपके सिलेबस में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन तक है, नाम सुने हैं ना एक थ्योरी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट वो आपका कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन तक हेल्प करेगा, 20 इलेक्ट्रॉन तक। और 20 इलेक्ट्रॉन वो क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन, नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो मोर देन 20 रहेगा तब क्या करेगा, कहाँ से हेल्प मिलेगा, यहाँ से, राइट। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। यहाँ देखिए NO2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए तो फर्स्ट, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है 5, ऑक्सीजन का कितना 6 ना, तो 6 + 6 लिख रहे हैं, क्यों, 2 ऑक्सीजन है, कितना हो गया, ऑड या इवन, डैम से और ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, NO2 क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। कल मैं नीट का क्वेश्चन बैंक देख रहा था, ये भी आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर ब्राउन इन कलर।
नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड का कलर ब्राउन कलर होता है? अरे कम से कम तो 5 बार पूछे हुए हैं, एक बार में भूल सकते हैं, राइट? मतलब इस बहुत फेमस है बात है, थोड़ा नहीं, बहुत फेमस। NO2 यही है, याद रखिएगा, याद रहेगा आज के बाद। इसके साथ 2 और याद रखिए। मेरे तरफ से इसको रट जाइए। केमिस्ट्री में 3 ब्राउन गैस का आपको आज नाम बता रहा हूँ। कैसा कलर रहेगा? इसमें ये नहीं पूछना सर क्यों और कैसे, मैंने बोल दिया, रट जाइए सर, ओके। याद रहेगा NO2, ब्रोमीन वेपर। ये तो बहुत फेमस प्रैक्टिकल है, क्लास 12 के बच्चे देखे तो सर मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं, बट फिर भी तैयारी तो किए होंगे प्रैक्टिकल का। कौन सा एक प्रैक्टिकल था में मिला था ये? यस, सॉल्ट किसका टेस्ट? सोडियम के सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड का, किसका? यस, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। पढ़िए मेरे साथ यार। भाई बहुत रटना पड़ता है प्योर इनऑर्गेनिक में, बट एक्चुअली पता नहीं आप लोग इंटरेस्टिंग उसको बनाते ही नहीं बनाते हैं। होता नहीं, कभी कभी प्रैक्टिकल करने गए तो प्रैक्टिकल करने के टाइम पे बहुत सारे बच्चे शायद ये करते होंगे कि चलो मेरा फ्रेंड कर रहा है प्रैक्टिकल, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, या तो प्रैक्टिकल करो, मैं थोड़ा सा बाहर से घूम कर आते हैं माहौल देखकर। लेकिन आप वहाँ पे मिस्टेक कर गए। प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन आती है नीट में, वहाँ पे एटलीस्ट जो कंसेप्ट ठीक है, कम काम कीजिए लेकिन स्मार्ट काम कीजिए। कॉपी लिखने के टाइम पे तो रिएक्शन पढ़ लेंगे कि अच्छा इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है। लिखना तो ऐसे भी है, मतलब रो कर या हंस कर, ऐसा तो नहीं कि आप पेरेंट्स को बोल देगा आप मेरे बदले कॉपी लिख दो, ऐसा भी जनरली होता है, बट वो काम तो आप ही को करना था। सही राइटिंग से लिखिए। नहीं, एक्सपेरिमेंट तो वो तो एक्सटर्नल पूछेगा ना आपसे, और कॉपी भी चेक किया जाता है। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे भी लिखना है, टाइम ऐसे भी जा रहा है, इंटरेस्ट डाल देंगे। तो ये है क्रोमाइल क्लोराइड, इसका भी कलर क्या रहेगा? ब्राउन वेपर। इसका भी कलर क्या रहेगा? ब्राउन। इसका भी कलर क्या रहेगा? ब्राउन। तो आज के बाद 3 ब्राउन गैस का नाम याद रखना है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट से एक और मिस्टेक होने का चांस रहेगा। अब वो आपने खुद से मैनिपुलेट क्या कर लेंगे, क्योंकि राकेश सर ने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड तो पैरामैग्नेटिक, देन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन, देन डायमैग्नेटिक। किसी के माइंड में आया? नहीं आया तो एक लाइन लिखिए, इफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इवन, if total number of valence electron are even, then it may or may not be paramagnetic. Then it may or may not be paramagnetic depending upon situation. हो गया ना? ओके। अब लिखिए फेरोमैग्नेटिज्म, हेडिंग बनाइएगा फेरोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक कैरेक्टर कितना टाइप का? 3 टाइप का ना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिज्म लिखिएगा। पहला पॉइंट, फॉर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, for ferromagnetic in nature, atoms or ions must be paramagnetic. Atoms or ions must be paramagnetic. मस्ट बी के बाद मोर पैरामैग्नेटिक लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मस्ट बी मोर पैरामैग्नेटिक।
एक और पॉइंट, दिस प्रॉपर्टी ओनली शोन इन सॉलिड फेज नॉट इन सॉल्यूशन। दिस प्रॉपर्टी ओनली शोन इन सॉलिड फेज नॉट इन सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अब एक्चुअल में ये है क्या, तो लिखिएगा, इफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन सॉलिड स्टेट, इफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन सॉलिड स्टेट attracted in magnetic field as well as retaining the magnetic property, even if magnetic field is removed, इसका मतलब ये हुआ कि वैसा कोई भी सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक है उसको मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्ग टाइम के लिए अगर छोड़ दिया जाए और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ से स्विच ऑफ भी कर देते हैं, तब भी उसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी रिटेन कर लेगा, मतलब उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेगा। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर लोहे के टुकड़े को जो सॉलिड फेज में है उसको बार मैग्नेट के साथ बांध कर छोड़ दीजिए फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक 1 ईयर या 2 ईयर, उसके बाद जब मैग्नेट को हटाएंगे तो लोहा भी मैग्नेट बन जाएगा। हुआ क्या, क्यों? इसका मतलब कि मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी अपने अंदर रिटेन कर लिया। ऐसा क्यों कब होगा? भाई आपका नेचर इनबिल्ट कुछ ऐसा था, बस आप वेट कर रहे थे, पहले से ही आपका डॉक्टर का नेचर है, यू आर वेटिंग फॉर राइट टाइम राइट प्लेस। एक बार मौका मिला बस वहाँ पे आप एक्सेल कर लिए, अपने आप को कैलिबर दिखा लिए, मतलब अंदर से इनबिल्ट आपका प्रॉपर्टी है। आप उस चीज़ को करना चाह रहे थे, जगह नहीं मिल रहा था, मिल गया था, आप उसको रिटेन कर लिए। वैसे तो वो कौन करेगा? जो पैरामैग्नेटिक रहेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, राइट, जिसको उस फील्ड से रिपल्सन है। ऐसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे सूट नहीं करता, कितना दिन तक रह पाता? कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। पहला तो मजबूरी में अच्छा लगा कि कॉलेज यहाँ मिल गया, IIT का कॉलेज। उसके बाद यहाँ के लोगों को जाने बहुत अच्छा से मुझे एक्सेप्ट किए, बहुत मुझे भी यहाँ के लोग बहुत अच्छा लगे, क्लाइमेट बहुत अच्छा था, राइट। रहते रहते इस जगह से अफेक्शन हो गया। फिर एक और चीज़ था कि लोग बोलते हैं कि एक बार जो यहाँ आ गया और कामाख्या मंदिर दर्शन कर लिया, तो जाने के बाद भी कामाख्या मंदिर बुला लेते हैं एक बार। मतलब ये क्या होता है, आस्था है ना, मतलब मानता हूँ, आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, पूजा पाठ नहीं करता हूँ, बट मैं आस्तिक हूँ प्योर, मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड। अब गॉड का तो एक ही है भाई, गॉड मतलब गॉड, उसमें कोई बाइफर्केट नहीं है, बट मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। जहाँ पे भी लगता है कि अब क्या होगा मेरा, तो याद कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। शायद आप लोग भी बिलीव करते होंगे, क्योंकि जहाँ पे कुछ भी समझ में आता है तो वही साथ देते हैं। तो ये इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी को रिटेन करने के लिए उसमें वैसा नेचर होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने क्या लिखवाया कि फेरोमैग्नेटिक होने के लिए मोर पैरामैग्नेटिक होना पड़ेगा, थोड़ा या मोर होना पड़ेगा। एक क्वेश्चन IIT का पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन दिया होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। अब उसमें एक अस्कैडियम भी रहेगा, अस्कैडियम प्लस में हाउ मेनी अनपेयर्ड, 1, राइट। एक रहेगा Fe2 Fe3 प्लस, और भी बेटर है
उसके बाद रहेगा एक क्रोमियम, क्रोमियम ही इटसेल्फ, या इवन आयरन ही कर दीजिए ना न्यूट्रल फॉर्म में, राइट। मैग्नीज, आप लोग ने लगता है कि आयरन में कितना एम्पेयर, 4, इसमें कितना 6, इसमें कितना 5। इन सब में अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक नेचर कौन होना चाहिए, क्रोमियम, क्योंकि इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट यही होगा, राइट। इसका मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए और उसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ भी करते हैं तो इसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाएगा, करेक्ट ना। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ व्हाट, फेरोमैग्नेटिक। तो इससे रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो बन जाएगा ना। लेकिन जिसमें 1 अनपेयर है 2 अनपेयर रहेगा तो लगता है कि उसमें फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शो होगा, तो एटलीस्ट कम से कम 3 या 4 या 5 होना पड़ेगा। 4, 5, 6 रहेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन 1 या 2 के लिए काउंट हम लोग नहीं करेंगे। और लास्टली इस पर कैसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बैंक में को मिलेगा, बट थीम तो समझ में आ गया, ओके। लेकिन सिर्फ कौन सा फेज में सॉल्व होगा, सॉलिड फेज में, यस। ओके एवरीवन, अब लिखिए नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। What is the definition of nodal plane? The plane where electron density is 0 is called what? लिखिए एक लाइन, the plane where electron density is 0 is called nodal plane. The plane where electron density is 0 is called nodal plane. अब यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, साई स्क्वायर मतलब व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो नोडल प्लेन, जो भी नोडल प्लेन रहेगा वहाँ पे इसका वैल्यू क्या लेंगे, ये लिखिए बॉक्स में। अब यहाँ पे 2 टाइप का प्लेन का बात करूँगा, यहाँ देखिए, पहले चीज़ों को समझिए। एंगुलर प्लेन, यहाँ देखिए स्टूडेंट, और कहीं भी अगर मैं एंगुलर प्लेन का बात करूँगा मतलब बिल्कुल व्हाइट बोर्ड के जैसा फ्लैट प्लेन। एंगुलर प्लेन का मतलब कैसा प्लेन, बिल्कुल इस टाइप का, राइट, जस्ट लाइक व्हाइट बोर्ड, राइट। मतलब बिल्कुल प्लेन मिरर जैसा नहीं, जस्ट लाइक प्लेन मिरर। और एक होता है कर्व्ड प्लेन, आप लोग नाम जानते भी हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। और कर्व प्लेन का ही दूसरा नाम रहेगा पढ़िए, और उसी का तीसरा नाम रहेगा यस। बट देखिए, रेडियल प्लेन या स्फेरिकल प्लेन में इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज, जो मैं टॉपिक डील करने जा रहा हूँ उसमें इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज स्फीयर के जैसा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, ये किसका शेप है, बोलिए डंबल, क्या है, तो डंबल का कैसा सरफेस रहेगा,
व्हाइट बोर्ड के जैसा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर व्हाइट बोर्ड के जैसा नहीं रहेगा मतलब कर्व्ड प्लेन रहेगा। कैसा रहेगा? कर्व प्लेन। तो उसको किस में काउंट लेंगे? रेडियल या स्फेरिकल में? किस में अकाउंट में लेंगे इस चैप्टर में? रेडियल या? तब डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एंगुलर प्लेन या व्हाट द मीनिंग ऑफ रेडियल प्लेन या स्फेरिकल प्लेन। ओके अभी तक तो सही है। तो नोडल प्लेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एंगुलर, लिखिए लिखिए, नोडल प्लेन एंड स्फेरिकल नोडल प्लेन। तो एंगुलर नोडल प्लेन इक्वल टू होता है एल। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोडल प्लेन इक्वल टू व्हाट? एल। एल स्टैंड फॉर व्हाट? azimuthal quantum number. Is it right? And a spherical nodal plane equal to? Yes, n minus l minus 1. यस, n माइनस एल माइनस, कोई बात नहीं है, n माइनस एल माइनस 1। देखिए स्टूडेंट, जैसे बहुत सारा फैकल्टी को मैं बोलते हुए सुनता हूँ, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ कि हाँ ये बैच में बच्चे थोड़ा सा डल हैं या स्ट्रॉन्ग हैं या तेज़ हैं। मतलब इसमें मेरा बहुत कम 1% बिलीव है। मेरा क्रिएटिविटी कब रहेगा? अच्छा टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि गोल्ड को गोल्ड बनाते रहें, वो तो गोल्ड है ही, कितना गोल्ड बनाइएगा, राइट? अच्छा टीचर का एक क्रिएटिविटी है। मेरा डायलॉग था, मेरे जो गॉड फादर फिजिक्स के हैं मिस्टर एम आर अख्तर, जिनका मैं नाम लेते रहता हूँ, उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पायरिंग लगा। वो बोले कि मतलब जो तेज़ बच्चा है वो तो तेज़ है ही, उसको थोड़ा सा हिंट करेंगे क्लिक कर जाएगा, राइट? मतलब गोल्ड को तो गोल्ड बस थोड़ा सा पॉलिश मारे तो गोल्ड बन गया। गोल्ड समझ रहे हैं ना, सोना पहनने वाला, राइट? लेकिन टीचर, अच्छे टीचर का क्रिएटिविटी क्या है कि जो गांव से बच्चा आया या जो बिल्कुल वीक है, मतलब दिमाग से तेज़ है लेकिन उसको सही रास्ता नहीं मिल पाया, मतलब कॉपर पे अल्फा स्कैटरिंग कराकर गोल्ड बना दे, न्यूक्लियस ही चेंज कर दे। न्यूक्लियस चेंज करना बहुत डिफिकल्ट जॉब है, राइट? बट उसको ऐसे धीरे 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 धीरे, हाँ अब उसमें क्या है कि आपको टीचर का बात मानना पड़ेगा। अब उसमें अगर नहीं मानिएगा तब तो आपकी मर्जी है, बट इसमें जो भी कुछ भी नहीं, एकदम मान लेते हैं कि बिल्कुल होता ना कि नहीं, कुछ स्टूडेंट कसम खा लेते हैं कितना भी बोलते रहिए मैं पढ़ूंगा ही नहीं। 2018 का एक इवेंट याद है, एक स्टूडेंट आया, जब क्रैश कोर्स करके गया तो उसका थोड़ा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया था। जब आया था, यकीन कीजिएगा 3 टाइप का कलर था उसको हेयर का। जब क्लास में आया ना तो भाई किसको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ मैं, यहाँ से ग्रीन, फिर वाइट, मतलब 3 ही, और मोर देन दैट, उसको 7-7 कलर बोल सकते हैं प्रॉपर। वो आया था बरपेटा से, और उसके बाद मतलब जब क्रैश कोर्स में उस टाइम पे 2000 फी था क्रैश कोर्स का, 2018 का मैं बात कर रहा हूँ, 2000। और 2000 में भी मतलब वो कॉल करके 10 बार कि नहीं, मतलब बहुत
बहुत प्रॉब्लम है, इसको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि तो भाई अब उसमें उस साल 700 बच्चे आए थे क्रैश कोर्स के लिए, फी ही 2000 है। आज के डेट में अगर मैं फी 10,000 कर दूँ ड्रॉपर का या 5,000 कर दें, ऑब्वियसली बच्चे आएंगे, राइट। अब वो अभी मन नहीं कर रहा है, कभी ऐसा मन करेगा बहुत बच्चों को पढ़ाने का, किया जाएगा सर्वाइवल के लिए। तो लेकिन फी एकदम फिक्स रहता है, ऐसा नहीं कि हाँ आपके लिए कुछ और रहेगा, उसके लिए कुछ और रहेगा। तो वो आए तो ठीक है, उनको 2000 छोड़ दिया गया। जब वो बच्चा आया तो बताया था कितना कलर, और उसका भाई मतलब जूता देखते ना दिमाग हिल जाता। उसमें इतना ना फर लगा हुआ था, क्या होता है ना, पंख, राइट। और उसके बाद मोबाइल निकाला एप्पल का। मोबाइल किसका? अब फी कितना छुड़ा रहा था? और उसके बाद साथ में गिटार भी लेके आया। वो समझ में आ गया ना, मतलब इतना है तो मतलब कुछ कमाल का आदमी होगा। तो मैं बोला कि क्लास नहीं कर रहे हो? तो सर नहीं, मैं 2 क्लास करूँगा, 3rd क्लास मेरा गिटार का क्लास है। तो तुम करने क्या आए हो? तो सर क्रैश कोर्स। लेकिन सर यहाँ पे मैं 2-3 कोर्स और ज्वाइन किया हूँ। मैं तो सोच रहा कि 45 डेज गुवाहाटी में रहेंगे और मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे अपने पोटेंशियल का। तो मैं कुछ बोला नहीं, क्या बोलिएगा, क्रैश कोर्स 45 डेज का है, उसमें 2000 लिए हैं। अब बच्चे एटलीस्ट मेरा मोटो क्रैश कोर्स में रहता है, बच्चे आकर कम से कम एक बार गुवाहाटी घूम के जाओ। नहीं पढ़े नहीं सीखे कोई बात नहीं है, कम से एक्सपोजर तो मिल गया कि गुवाहाटी में इतने सारे कोचिंग हर पढ़ाया के जाता है। और उसी में किसी को क्लिक कर गया, मैं किसी को मेंटर बोलते क्लास में तो कुछ ना कुछ तो अपना माहौल बनाऊंगा, बोलूँगा। अगर जो उनको बहुत मोटिवेशनल लगेगा, इंस्पायरिंग लगेगा, वो अपना सही रास्ता पकड़ लेंगे। या कम इतना तो एहसास होगा, अच्छे पढ़ा ऐसे जाता है, तैयारी ऐसे किया जाता है, जैसे अभी तक पढ़ रहे तो ऐसे सही तरीका नहीं था। उतना भी अगर समझ गए तब तो सही से ड्रॉप दे पाएंगे। लास्ट में वही स्टूडेंट जब जाना स्टार्ट किया तो बिल्कुल इंटायरली उसका जो कलर था ना, वो डिसकलर होकर बिल्कुल जो ओरिजिनल कलर आ गया था, एकदम सही तरीके से गया। तैयारी किया, अब हुआ नहीं, आई डोंट नो, बट मेरा इतना उसके लिए इतना ही क्रिएटिविटी रहा कि मैंने चेंज किया उसके माइंडसेट को। वो जो फ्लाई कर रहा था हवा में, अगर नहीं पढ़ना है भाई, साइंस नहीं लेना है, तो होता ना भाई मेरा संगीतकार ही बनना है, कंप्लीट वही बनेंगे। जैसे मेरा छोटा भाई मैट्रिक के बाद इतना बढ़िया डायलॉग मारा, मतलब वो यू कांट इमेजिन। वो मैट्रिक में उसका भी बहुत मोटिवेशनल है, उसको भी मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने लिए मोटिवेशनल मानता हूँ, मतलब इंस्पायरिंग मानता हूँ। वो 10th करते ही किसी तरीके से बेचारा 10th कर लिया। सोचिए, एक भाई मैं IIT किया, जस्ट सोचिए तो आसमान ज़मीन का डिफरेंस हो गया ना। एक IIT किया और दूसरा बेचारा झेल रहा है 10th करने के लिए, सोच रहा है 10th कैसे करेंगे। 10th करने के लिए उसको मैथ का पेपर पास करवाने के लिए यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन से मैथ का क्वेश्चन सोल्यूशन देके कर रहे हैं। कभी कभी होता है बिहार में कि मैथ का क्वेश्चन बना के प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि बिना कुछ इधर से उधर किए हुए वही लिख लो। मतलब वो उस चक्कर में था, किसी तरीके से किया, चीटिंग नहीं किया क्योंकि कहाँ कोई चीटिंग कराने जाएगा, लेकिन मतलब किसी तरीके से खींच तिरके। और उसके बाद 10th करते ही हाथ खड़ा कर दिया, अब नहीं पढ़ूंगा। और उसके बाद एक होता है, एक बिहार का एकदम प्योर गांव का जो कहावत था, गोईठा समझते हैं, गोबर समझते हैं ना, उसका जो फ्यूल जो बनाया जाता है दीवार में ठोक कर, राइट, उसको गोईठा बोलते हैं। यस। तो बोलता है कि सर भैया से गोईठा में कितना घी सुखाइएगा, बर्बाद हो जाएगा घी। मतलब अब मेरा मतलब बस का बात नहीं है। 10th तक हो गया, हम कहते फिर 10th तक क्यों किए? तो 10th तक कम से कम, जैसे सपोज कीजिए मैं LIC का एजेंट ही बन गया या कुछ भी काम किया, बैंक से लोन ही लेना रहा, 10th तक तो चाहिए। 10th के बाद छोड़ दिया। 10th के बाद किया क्या? सबसे पहले LIC का एजेंट बना, उसका भी एग्ज़ाम पास किया, उसका लेकिन खुद से पास किया। LIC के बाद सहारा इंडिया, ये मैं बात कर रहा हूँ 2009 का, यस नहीं 2009 नहीं, 5 या 6 का, 6 से पहले, बहुत मोटिवेशनल है। उसके बाद एक ही साथ 2 चीज़ का काम कर रहा था।
वो करते करते साइकिल से स्टार्ट किया सफ़र, मोटरसाइकिल ले लिया। मतलब मैं जब आईआईटी किया तो आईआईटी करते करते तक वो मोटरसाइकिल पे आ चुका था, मैं भी साइकिल पर भी नहीं था। और आईआईटी के प्रिपरेशन के टाइम पे वो खुद से कमाया हुआ पैसा मुझे लाकर मंथली देता था। मतलब होता ना पटना में रहने का खर्च कहाँ से आएगा, तो कभी बड़े भाई दे दिए, कभी छोटा भाई। और मैं बहुत मूवी देखता था। दिस इज़ माई बिग पॉइंट। वो नेगेटिव देख लिए, पॉजिटिव पॉइंट कि मेरा सेल्फ स्टडी 13 आवर था पर डे। जिस दिन 13 आवर सेल्फ स्टडी करके आइएगा तब मुझसे बात कीजिएगा, दिमाग हिल जाएगा ये। और वो कंटिन्यूस डेली 13 आवर पढ़ना है, क्योंकि आईआईटी करना था, कोई मजाक तो करना नहीं था। सारा ट्यूशन खत्म हो चुका था, अब मुझे अपना स्पीड को बढ़ाना था, हर लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करना था। तो सेल्फ स्टडी मेरा 12 to 13 आवर। तो कुछ तो मनोरंजन चाहिए, इंटरटेनमेंट। और किसी से मैं बात नहीं करता था, बात करना छोड़ दिया था। अगर आप मुझसे मेरे रूम पे 2 दिन आके बात कर लेते, थर्ड डे में आपसे झगड़ा कर लेता। झगड़ा करने के बाद 6 मंथ तक तो बात नहीं कीजिएगा, टाइम बच गया। यस। बाद में जब आईआईटी कर लिए तो जिनसे झगड़ा किए सबको बुला के पार्टी दे दिए, फ्रेंडशिप दोबारा हो गया। उसमें मैं भी बचा, आपको भी बचा दिया, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, रियल फ्रेंडशिप। तो उसको पता चल गया, तो आके एक दिन पैसा दिया, उसके बाद रोने लगा। ये ऑन एयर ही है, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत मोटिवेशनल बात है। तो मैंने क्यों रो रहे हो? तो नहीं सुने कि आप बहुत मूवी देखते हैं। अब छोटा भाई होकर बगैर बड़ा भाई को बोल देगा तो बड़ा ख़राब लगेगा ना। बड़ा भाई छोटा भाई को डांटेगा तो चलेगा। उनके हाँ देखते हैं तो फैक्ट है, बट सही चल रहा है। और टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ रहा है। मैं 10,000 बच्चों में टॉप 50 में आ रहा हूँ, और अपने सब्जेक्ट में टॉप 5 में आ रहा हूँ केमिस्ट्री में। अराउंड 10,000 बच्चों का टेस्ट जो हो रहा है आईआईटी एडवांस का, तो ऑल आर गुड। तो देखिए पूरा फैमिली आप ही की तरफ देख रहा है, समथिंग लाइक कुछ इमोशनल अत्याचार वाला बात जिससे कि एकदम अंदर तक लग जाए। से आप अगर नहीं कीजिएगा तो फिर बड़ा ख़राब होगा कि नहीं। तो मैं और कहते कहते वो रो दिया, तो नहीं दिमाग से आंसू, मुझे बहुत ख़राब लगा। हमें ठीक है जाओ, इतना बोल दिए तो अब रिजल्ट के बाद ही देखेंगे, नहीं देखेंगे। ये था नवंबर का बात 2005 का। उसके बाद मतलब वो कहीं ना कहीं हिंट तो नहीं दिखे, और उसके बाद मैं लेकिन उसको कॉन्फिडेंस देके भेजे कि भाई तुम टेंशन मत लो, रिजल्ट इस बार होगा और सब कुछ सही है, भगवान का कृपा रहेगा तो हो जाएगा, रिजल्ट होगा, बिल्कुल होगा, पक्का होगा। आई एम कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस लेकिन हो जाएगा, इतना जितना तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मोटिवेट होकर गया, उसके बाद अपना काम करते रहा। रिजल्ट हुआ, छोटा भाई ही 10,000 रुपया, उस टाइम में 10,000 मैटर करता था। रिजल्ट होते ही लीजिए आप पार्टी कीजिएगा, मूवी देख के आइए, रेस्टोरेंट में खाना खाइए। और वो खुद के कमाया हुआ पैसा से वहाँ से वो क्या किया, उसके बाद साइकिल से मोटरसाइकिल पे आया, बिजनेस स्टार्ट किया। देखिए बिजनेस में अप एंड डाउन होगा, दूसरी बात है। एलआईसी का काम ख़त्म, अब काम स्टार्ट किया एजेंसी का। एजेंसी का काम स्टार्ट करते करते पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा एजेंसी उसका रहा, पावर टिलर का, ट्रैक्टर का छोटा भाई, जानते हैं ना पावर टिलर। पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा एजेंसी, सबसे बड़ा एजेंसी होना बहुत बड़ी बात है, पूरा डिस्ट्रिक्ट का, एक लोकल जगह का नहीं, राइट। और गेहूं काटने वाला मशीन आता है बड़ा बड़ा, तो उसका डायरेक्ट कंपनी से आता है था माल। और 2014 होते होते वो मतलब 20 लाख की गाड़ी पे घूमता था। मैं अभी स्कूटी पे भी हूँ, छोटा भाई है, समझे। और एक नहीं, 3-3 4-4। हालांकि वो पैसा बहुत बेस्ट भी किया, कमाना स्टार्ट किया तो पैसा रख नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत काम किया। मतलब तब तक वो, जब तक मैं आईआईटी से निकल रहा था ना, निकलने के बाद 1-2 साल हुआ था, तब तक वो करोड़ों का काम कर चुका था। किया क्या? 10th। माइंड क्या था? बिजनेस वाला। अब उसको पढ़ने में लगा देते हैं ना, मतलब अगर आप उससे 1 घंटा मिल लेते ना तो आपको लगता है कि इसके तो मैं सालों से जान रहा हूँ। मिलते ही डायरेक्ट भैया बोलता है, कुछ बोलता ही नहीं, डायरेक्ट। अब किसी को भैया बोल दिया तो अपना हो गया, उसको तो काम करना है बिजनेस। तो बहुत सारा टिक्स, तो क्या कीजिएगा। नहीं, लेकिन एक बात तो आप ही को पहचानना पड़ेगा ना कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। अगर आप साइंस लिए हैं तो आपको साइंस पढ़कर मज़ा आना चाहिए। अगर आप डॉक्टर करना चाहते हैं तो आपका मोटो होना चाहिए। मुझे आईआईटी करना था, मैथ बनाकर मज़ा आता था,
खुद के अंदर से हो जाता है। टोटल नोडल प्लेन कितना रहेगा एवरीवन? तो नोडल प्लेन है एंगुलर नोडल प्लेन प्लस स्फेरिकल नोडल प्लेन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल नोडल प्लेन, राइट? तो टोटल नोडल प्लेन इक्वल टू व्हाट? n माइनस एल माइनस वन अब प्लस एल, तो कितना हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा। तो देखिए सो मेनी टाइम्स में जेई में या नीट में देखा हूँ कि कभी ए पूछ लेते हैं, कभी ए पूछते हैं और कभी ए पूछ लेते हैं। एग्री? तो अब जो भी पूछेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, नोडल प्लेन, नंबर ऑफ टोटल नोडल प्लेन सिर्फ एन पे डिपेंड करेगा, एंगुलर नोडल प्लेन और स्फेरिकल नोडल प्लेन दो वैल्यू पे, एन पे भी और एल पे भी डिपेंड करेगा। एक लाइन और लिखिए, नोडल प्लेन डिफाइंड फॉर, अच्छा ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो नोडल प्लेन डिफाइंड फॉर ऑर्बिट, सबसेल या ऑर्बिटल? ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रहने का जगह है कहाँ एक्चुअल में? ऑर्बिटल में, राइट? लिखिए नोडल प्लेन डिफाइंड फॉर ऑर्बिटल, नोडल प्लेन डिफाइंड फॉर ऑर्बिटल। ओके एवरीवन, इसमें थ्योरी इतना ही था, अब इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। 1s के लिए टोटल एंगुलर नोडल प्लेन, 1s ऑर्बिटल है, एंगुलर नोडल प्लेन कितना? क्यों? क्योंकि s के लिए l का वैल्यू 0 रहेगा। व्हाट अबाउट 2s के लिए, 3s के लिए? ओके सर, किसी भी s के लिए एंगुलर नोडल प्लेन क्या रहेगा? वजह सर उसका तो सेफ ही रहता है स्फेरिकल, राइट? नोट कर लीजिए, फॉर एनी s ऑर्बिटल, फॉर एनी s ऑर्बिटल angular nodal plane is always 0. For any s orbital angular nodal plane is always 0. एक मिनट, व्हाट अबाउट 2px, 3px, 4px, 5px? मैंने px बोला मतलब मैं ऑर्बिटल का, चाहे 2px हो या 2py हो या 3py हो, मतलब किसी भी, बट सबसे नहीं बोल रहा हूँ, माइंड इट, ऑर्बिटल एंगुलर नोडल प्लेन कितना रहेगा? ऑलवेज 1 रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एल का वैल्यू कितना रहेगा? 1 1 1 एंड 1। व्हाट द कंक्लूजन? फॉर एनी पी ऑर्बिटल, पी सबसेल मत बोलिएगा, देखिए फॉर एनी पी ऑर्बिटल एंगुलर नोडल प्लेन इज ऑलवेज 1, एंगुलर नोडल प्लेन is always 1. हो गया ना? चलिए, वैसे ही किसी भी डी ऑर्बिटल के लिए, सबसेल के लिए नहीं, एंगुलर नोडल प्लेन कितना रहेगा?
2 रहेगा, राइट। ये तो समझ में आ जाएगा। तो एंगुलर नोडल प्लेन निकाल लीजिएगा। ओके एवरीवन, फाइंड आउट एंगुलर नोडल प्लेन, स्फेरिकल नोडल प्लेन एंड टोटल नोडल प्लेन। एंगुलर कितना 0 और स्फेरिकल कितना 1 और टोटल कितना ऑब्वियसली 1 रहेगा। ओके स्टूडेंट, 1s के लिए बोलिए एंगुलर कितना, स्फेरिकल कितना, टोटल कितना। एंगुलर तो ऑलवेज 0 रहेगा। एंगुलर कितना 0, स्फेरिकल कैलकुलेट करके बोलिएगा, गेस मत नहीं करना है। n माइनस एल माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, टोटल कितना 0। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ स्टूडेंट। आई ट्रिक स्पेशली फॉर स्फेरिकल नोडल प्लेन के लिए मैं बोल रहा हूँ। स्फेरिकल नोडल प्लेन का स्टोरी ऐसा है कि जैसा, और यहाँ ध्यान सुनिएगा, स्फेरिकल के लिए दिस स्टेटमेंट ओनली फॉर व्हाट, स्फेरिकल। जैसा और वाइटल का शेप रहेगा वैसा ही नोडल प्लेन का भी शेप रहेगा। बोलिए मैंने क्या बोला? जैसा और वाइटल का शेप रहेगा वैसा ही स्फेरिकल नोडल प्लेन का शेप रहेगा। नॉट फॉर एंगुलर, एंगुलर का तो एक ही शेप रहेगा, व्हाइट बोर्ड, राइट, बिल्कुल प्लेन, करेक्ट। बट स्फेरिकल के लिए मैंने क्या बोला? जैसा और वाइटल का शेप, इसका मतलब एस और वाइटल का शेप कैसा, स्फेरिकल। तो उसमें अगर स्फेरिकल नोडल प्लेन रहेगा तो उसका भी शेप क्या रहेगा, यस। पी और वाइटल का शेप कैसा, डम्बल। तो उसमें स्फेरिकल नोडल प्लेन का भी शेप कैसा रहेगा, डम्बल रहेगा। एक ट्रिक दिया आपको और वहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 मिनट नोडल प्लेन का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बात कर रहे हैं, क्वांटम नंबर पे आ गया ना। तो 1s के लिए नोडल प्लेन आपने क्या बोला, 0, राइट। इसका ठीक है, आंसर तो आ गया, नीट में आपको 4 मार्क्स मिल गया। बट इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये हुआ कि 1s में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो न्यूक्लियस से लेकर 1s के बीच में कहीं भी हो सकता है। नहीं समझे? अगर 1s में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस से के और 1s के बीच में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में कोई नोडल प्लेन आपने डिफाइन किया नहीं मिला है। तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि न्यूक्लियस से 1s के बीच में कोई भी ऐसा स्फेयर जैसा स्फेरिकल सरफेस नहीं मिलेगा जहाँ पे 100% आप श्योर हैं कि ओके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। इसका मीनिंग हुआ कि 1s में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कहाँ से कहाँ के बीच में, न्यूक्लियस से 1s के बीच में कहीं भी हो सकता है। इससे इसके बीच में आप कोई भी एक ऐसा शेप नहीं बना सकते हैं वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, राइट। दिस इज द प्रैक्टिकल मीनिंग, करेक्ट। लेकिन 2s में हाउ मेनी स्फेरिकल नोडल प्लेन? कोई इंसिडेंट हुआ, कोई भी एक इंसिडेंट हुआ, कोई एक ऐसा बात है जो तिनियाली और कॉमर्स कॉलेज के बीच में नहीं हुआ। कहाँ से कहाँ के बीच में नहीं हुआ? और तिनियाली और चांदमारी के बीच में हुआ। मतलब कहाँ पे हुआ? देखिए कितना बढ़िया आंसर आ गया, राइट। तो 1s में नोडल प्लेन नहीं है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ नहीं है। और 2s में कितना है, 1 है। इसका मतलब 2s डायरेक्ट नहीं बनेगा ना एवरीवन, 1s के बाद 2s। तो न्यूक्लियस और 1s के बीच में देयर इज नो नोडल प्लेन, और न्यूक्लियस और 2s के बीच में देयर इज 1 नोडल प्लेन। तो वेयर इज द नोडल प्लेन, 1s और
2s के बीच में। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। इसका मतलब है 2s में जो वन स्फेरिकल नोडल प्लेन है, दैट स्फेरिकल नोडल प्लेन शेप कैसा रहेगा? यस, वो किसके बीच में रहेगा? और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? 0। देखिए ट्रिक, इसको लिख लीजिए। देखिए हर एक चीज़ को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ दिस इज अ रूल, बट टीचर क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ों को एक शॉर्टकट ट्रिक दे देते हैं। तो मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक क्या दिया, स्फेरिकल नोडल प्लेन का शेप कैसा रहेगा? ऑर्बिटल के जैसा ही रहेगा, ऑर्बिटल के शेप के जैसा। इसको लिख लिए हैं, बॉक्स बना के लिख लीजिए। तो देखिए आज के लिए इतना ही।